करेंगे a rotating vector that represents अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ना ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद में देखिए, वैसे तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, फिर वेव ऑप्टिक्स भी है, लेकिन मेरा इरादा जो है वो पहले रे ऑप्टिक्स कराने का है कि मैं इसके बाद में पहले रे ऑप्टिक्स कराऊंगा। बाकी आप भी बता देना आपके स्कूल्स में क्या करवाया जा रहा है, और मुझे लगता है शायद वो रे ऑप्टिक्स ही करवाएंगे, ठीक है। तो कई स्कूल में यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि फर्स्ट बुक कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद में सेकंड वाली बुक का ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर कराकर एसी के बाद सीधा रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है ज़्यादातर स्कूल्स में। अगर किसी में भी कोई और चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो तो बता देना, उसमें स्कूल वालों का भी जो पर्पस है, जो उनका मोटिव है, वही मेरा मोटिव है। मोटिव ये है कि रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे वॉल्यूम 1 का करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बड़ा चैप्टर था ना, ऐसे ही रे ऑप्टिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है। वो कंप्लीट करने के बाद में फिर लगभग आपके 4 चैप्टर तो वो है, एटम्स, न्यूक्लियाई और ये आपका ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब ये 4 चैप्टर हैं, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये जो 4 चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये आपके 2-2, 3-3 क्लास में निपट जाएंगे, मतलब इसमें थ्योरी समझ लीजिए, बहुत आसान चैप्टर्स हैं। तो मैं इसके बाद में रे ऑप्टिक्स कराऊंगा। अब किसी भी बच्चे के स्कूल में अगर एसी के बाद कोई और चैप्टर स्टार्ट हो तो वो बता देना आप मेरे को, ठीक है। वो मैं फिर देखूंगा किस तरह से एडजस्ट करना है उसको, या तो ऐसा कर लेंगे कि मेन बैच में रे ऑप्टिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ उसमें मैं आपका दूसरा वाला चैप्टर करा दूँगा, बता देना जैसा भी। इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, इस चैप्टर का मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी साथ साथ आप करते रहो, साथ साथ मैं बनवा ही रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर्स हैं, ये वाला है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके मैंने लिख नहीं रखे हैं नोट्स, तो थोड़ा फ्री, थोड़ा कम टाइम के लिए ही होता रहा हूँ आजकल, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। खैर चलिए, a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity that represents a sinusoidally a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity is called a phasor, समझाता हूँ अभी। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये तो फेजर के बारे में हो गया, अगला पॉइंट लिखेंगे a diagram that represents alternating current and voltage alternating current and voltage of the same frequency has rotating vectors or phasors along with proper phase angle between them, is called a phasor diagram, or arcand diagram is called a phasor diagram or arcand diagram. It's called a phasor diagram or arcand diagram.
ठीक है। साइनोसॉइडली वेरिंग सिग्नल कौन सा होता है? हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है? ऑल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, एक्स एक्सेस पर हम टाइम ले लेते हैं। गुनीत दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, एक्स एक्सेस पर टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सेस पर करंट ले लेते हैं या फिर ईएमएफ ले लेते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो, ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। फिर हम ये कहते हैं कि अगर बिल्कुल इसके ही इक्विवेलेंट, बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट अगर मैं एक हेलो जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं बता दूँगा। हाँ जी नहीं 30 का ही है, मैं बता दूँगा आपको। हाँ मैं बता दूँगा, अभी एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इसका ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम आई नॉट बोल देते हैं और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पर ऐसा। अब इसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसको अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पार्टिकल है, वो मान लीजिए यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। अब वो पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुँच गया, मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, फिर वो इस पॉइंट पर पहुँच गया, मैंने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, फिर इस पॉइंट पर पहुँच गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट पर यहाँ से परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट पर यहाँ से परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक पहुँचते हुए मैं लगातार परपेंडिकुलर ड्रॉप करता गया इस पर। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं यहाँ से और यहाँ तक लगातार परपेंडिकुलर ड्रॉप करता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसका प्रोजेक्शन यानी कि जो परपेंडिकुलर को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो प्रोजेक्शन ऐसे 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 एक जगह जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर का बेस। तो परपेंडिकुलर का बेस जो है वो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरफ तक आ गया। उसके बाद हमने कहा कि अब हम आ गए इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आने का मतलब क्या है कि भाई आपने यहाँ से प्रोजेक्शन डाला, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला। तो मतलब अगर सर्कुलर मोशन में आप ऐसे आ रहे हैं तो फिर वही सेम पार्टिकल आपका, यानी कि जो प्रोजेक्शन का जो बेस है वो सेम बेस जो है वो ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब ये ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा। सर्कुलर मोशन में अगर जो सर्कल की पेरीफेरी है, पेरीफेरी यानी कि जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अलग अलग पॉइंट से अगर आप प्रोजेक्शन डालते जाओगे, प्रोजेक्शन डालने का मतलब है परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते जाओगे, तो वो उसका जो बेस है ना, वो बेस पहले ऐसे इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ऑसिलेशन हो गया प्रोजेक्शन का। और जो प्रोजेक्शन का ऑसिलेशन होता है, कोई भी अगर ऑसिलेटिंग वेव है तो ऑसिलेटिंग वेव का डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी साइनोसॉइडल वेव को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक सर्कुलर प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो साइनोसॉइडल वेव को सर्कुलर प्लेन में रिप्रेजेंट करना ही फेजर डायग्राम कहलाता है। अब उसमें हम ये कहेंगे कि भाई 4 अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे उसके, क्योंकि 4 अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं सर्कुलर प्लेन के। सर्कुलर प्लेन के 4 अलग अलग क्वाड्रेंट कौन से हो गए? इसको ऐसे वर्टिकल एक्सिस भी बनाइए, तो हॉरिजॉन्टल बनाइए। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एंगल कितना मूव करेगा? ये पाई2। तो साइनोसॉइडल वेव में मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर आपने पूरे सर्कुलर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो भाई पूरी की पूरी साइनोसॉइडल वेव को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो मैं ये कहूँगा ठीक है, कर लिया एक पार्ट, दूसरा पार्ट
तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट हो गए। तो मैं ये कहूँगा ये तो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एनालॉगस, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट के एनालॉगस, ये थर्ड के और ये फोर्थ के। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो मैंने बोल दिया ये 0 डिग्री हो गया और ये π/2 हो गया। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहाँ से जाता है, π/2 से π तक, यानी कि 180 तक, तो ये π/2 हो गया, तो ये π हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट π से 3π/2, तो π हो गया, 3π/2 हो गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π तक। तो इस तरह से हमने इसमें एंगल्स दिखाए हैं। तो ये जो एंगल्स है ना, एक्चुअल में इनको एंगल्स नहीं बोलते, ऑल्टरनेटिंग करंट के टर्म में इनको फेज बोल देते हैं। तो अगर फेज बोला या एंगल बोला तो समझो एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा जी, इसके बाद में आप यहाँ पर नोट करेंगे, अब मैं अगले टॉपिक्स पर आता हूँ, बल्कि एक फेजर डायग्राम भी आप बनाइए यहाँ पर। ये तो रिलेशन दिखा दिया दोनों के बीच में, फिर एक फेजर डायग्राम बनाएंगे, ऐसे वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे इसको सर्कल मान लो, वैसे एलिप्स जैसा बन गया ये कुछ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप दिखाइएगा E0 दिखा देते हैं पहले। E0 मैंने ये बोला कि करंट की, अगर मैं करंट दिखा रहा हूँ ना वाई एक्सिस पर, तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं I0 बोल देता हूँ। अगर मैं वाई एक्सिस पर EMF दिखा रहा हूँ तो EMF की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम E0 बोल देंगे। तो मैंने ये कहा, और वो जो E0 है, वो जो I0 है, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो उसी मैक्सिमम वैल्यू को रेडियस मानते हुए सर्कल बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये सर्कल बनाया और ये मैंने EMF के लिए बनाया है ये सर्कल, यानी कि ये फेजर डायग्राम मैंने EMF के लिए बनाया है, तो भाई ये जो लेंथ है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, E0 हो जाएगी, E0 हो गई। और E0 जो है इस, अब E0 ही मूव कर रहा है लगातार, हमारा EMF मूव करता जा रहा है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे मूव करता जा रहा है। ठीक है, E0 में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन E0 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा टी। और ओमेगा टी पहले वैसे मैंने बताया था, दोबारा आपको समझा देता हूँ। ओमेगा टी क्या है, हम ये कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब उसकी जो सर्कुलर वेलोसिटी है, जिसको हम रेडियल वेलोसिटी बोल देते हैं, वो तो हो गई ओमेगा। ठीक है, और जो उसने एंगल जितना स्वीप करा, दैट एंगल स्वेप्ट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोल देते हैं थीटा। तो भाई हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड टाइम टेकन इज टी। समझ गए? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बस, तो इसलिए अगर मैं ओमेगा टी लिख रहा हूँ तो समझ जाना है कि मैं एंगल ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है भाई, समझ गए? HR समझ में आ गया? आज बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर। ठीक है, ऐसी मुस्कुराहट अक्सर पता है क्या होता है, जैसे मान लो सुबह सुबह के टाइम कभी गलती से मन कर जाता है कि हमने अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, तो सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह उठकर चलो आज वॉक करने जाएंगे। तो सुबह सुबह ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह जैसे मैं जाता हूँ तो वो निकले तो थे घर से कुछ करने के लिए, कि भागेंगे दौड़ेंगे कुछ योगा वोगा करेंगे, है ना, फिर वो बैठ जाते हैं और बैठ के बाद वो बैठने के बाद तुम्हारी तरह मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, कोई हंसता भी है ना। तो सुबह सुबह कुछ मैसेज आते होंगे, तो ये बेचारा बीच बीच में मैसेज देख रहा है, इसको हंसी आ रही है, बात कर रहा है, तुमसे ही तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम भी मैसेज भेज रहे हो इसको, कोई जोक वोक भेज रहे हो इसको, किसी ने फॉरवर्ड करा तो वैसा ही कुछ लग रहा है। तो फिर उन्हें देख कर ना उन्हें देख कर क्या होता है, कभी भी आप सुबह करके देख लेना ये काम, 5 या 6 बजे चले जाना,
ग्राउंड में चले जाना सोसाइटी के, आप हंसते हुए वापस आओगे। क्यों आओगे हंसते हुए? क्योंकि एक दो तो आपको ऐसे दिखाई देंगे कि वो बैठ जाएंगे और फिर घर पर जाके कहेंगे वो आज बड़ी मेहनत की जरा, आज तो फिर पराठे हो जाने चाहिए। तो वो होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती हा 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 वो ऐसे भी करना शुरू करते हैं, उनको देखकर और हंसी आ जाती है। तो आज भाई हार्दिक मुझे लग रहा है मॉर्निंग वॉक करके आया है यार। चलो जी, तो ये हो गया ओमेगा टी। और उसके बाद आप ये देखिएगा ऐसे ही हमने कहा कि जो करंट है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी बैटरी है वो पूरा का पूरा वोल्टेज डिलीवर कर रही है, जितना उसके अंदर वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज डिलीवर कर रही है सर्किट को, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा अपना ईएमएफ डिलीवर कर रही है। बैटरी के अंदर की जो भी एनर्जी है वो उसकी ईएमएफ कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। तो किसी भी केस में आप ये देख लीजिए कि I जो है वो वोल्टेज से थोड़ा कम ही होगा। तो कम ही होगा तो इसका मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी। भाई करंट में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ईएमएफ आ रहा है, तभी तो ईएमएफ आ रहा है। तो करंट ईएमएफ से थोड़ा सा कम ही होता है मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि एक सर्कल और बना लो छोटा सा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ये दिखा दिया कि चलिए यहाँ पर हमारा ये आई नॉट हो गया, और करंट में और वोल्टेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। तो अगर इस केस में हम ये मान लें कि करंट में और इसमें पाई एंगल का डिफरेंस है, तो इसको हम फेज बोल देते हैं, पाई एंगल का डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस केस में हमारा जो ईएमएफ है वो ऐसे रिप्रेजेंट करा जाए ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे कि भाई मैं तो ये देखूंगा हमेशा जब भी एंगल कैलकुलेट करा जाता है ना, अगर मैं इधर बोल रहा हूँ ना 3π/2, तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री बना कहाँ से, इस वाले को 0 डिग्री मानते हुए, और यहाँ से हम पूरा इतना घूमकर यहाँ आ गए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही एंगल माना जाता है। तो जो ईएमएफ है वो कितना बना रहा है एंगल, ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप कहेंगे जी साइन क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, भाई वेव ही साइनोसॉइडल है। ठीक है, तो जब साइनोसॉइडल वेव है तो साइन मल्टीप्लाई होगा उसके साथ में। तो ये तो हो गया साइन ओमेगा टी ईएमएफ के केस में, और करंट जो है वो उससे थोड़ा सा एंगल और फालतू है। तो टोटल एंगल कितना बन रहा है करंट का, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसलिए वो ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। यहाँ नोट कर लीजिए वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस where phi is the phase difference between EMF and current, where phi is the phase difference between EMF and current। अब इसके बाद मैं डिटेल में वही सारे सर्किट्स देखूंगा जो हमने पहले थोड़ा फास्ट मोड में देखे थे। पहले देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टर, फिर देखेंगे इंडक्टर, फिर देखेंगे कैपेसिटर, और फिर उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लीजिए बस।
जानते हो पहले से ही पूछो। ये तो वही गलती हो गई। ये तो गलती है हमारी। ये गलती है। जानते हैं मैं साथ रहूँगा तो गलती हमारी हो जाएगा। सर ऑनलाइन, सर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हाँ सेक्शन कौन वाला बंदी है? मैंने सेक्शन सुना अभी अभी। हाँ सेक्शन। सेक्शन का नाम लिया था। तो मैं और सेक्शन वाले पे ट्यूशन आने नहीं कर रहा। ये तो बड़ा नारायक है भाई, सेक्शन पे पूछे सही में कुछ पता ही नहीं है। हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन गायब हो जाएगा, फिर आएगा बहुत धीरे धीरे चलता हुआ स्लो मोशन में, और फिर पूछोगे भाई क्या था सर, पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। मतलब ऐसा शो करेगा जैसे पता नहीं बड़ी गंभीर समस्या से निकल कर आया हो, और बस वही जानता है कि कैसे उसने उससे निपटारा। सर ऐसे हार्दिक भी रोज बहुत सर मैं तो रोजा कंपटीशन क्या मैं तो रोजा कंपटीशन सर रोज तो नहीं, पर हाँ फिर भी चलो उससे कंपैरिजन में तो बहुत रेगुलर है। उसने तो बिल्कुल हद ही कर लिया। मैं भी करवा रहा हूँ ये मैंने यहाँ पर भी लिखवाया था, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में लिखवाया है। शुरुआत में लिखवाया है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ ये वाला लिखवाया था जब सिर्फ और सिर्फ करंट ही है। यहाँ पर हमने ये कहा कि भाई करंट में और इसमें मतलब टोटल फेज एंगल जो है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है। अगर ये भी सेम फेज में हो तो वो ओमेगा टी है। मैं अभी रेसिस्टेंस वाला बताता हूँ, उसमें आप समझोगे। देखिए अगला नोट करते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेसिस्टर। एसी सर्किट AC circuit containing only a resistor. AC circuit containing only a resistor. इसमें नोट कीजिएगा, suppose a resistor of resistance capital R is a resistor of resistance capital R. Suppose a resistor of resistance capital R is connected to a source, is connected suppose a resistor of resistance R is connected to a source of alternating EMF capital E given by to a source of alternating EMF capital E given by capital E given by E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर नीचे नोट कीजिएगा, such a circuit is known as a purely resistive circuit. Such a circuit is known as a purely such a circuit is known as a purely resistive circuit. अब इसमें एक डायग्राम बना लीजिए। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब उस सर्किट में रेसिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये R है और ये आपने एक ऑल्टरनेटिंग EMF का सोर्स बना दिया, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो ऑल्टरनेटिंग EMF का आपने सोर्स बना दिया। यहाँ पर आप लिख देना E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया। इसके बाद
नोट करें नेक्स्ट, इफ आई बी द करंट इन द सर्किट, if capital I be the current in the circuit, if capital I be the current in the circuit at instant small t, at instant small t, comma, then the potential drop across capital R, then the potential drop across capital R will be IR. will be IR. मान लीजिए कि ये करंट डिलीवर कर रहा है I, तो इस सर्किट में मुझे और तो कुछ नजर आ नहीं रहा, तो ये जो करंट I है, ये करंट I इस रेसिस्टेंस में जाएगा सीधा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नाउ अप्लाइंग KVL in this circuit, now applying KVL in this circuit, हम जब भी कभी ये बात करते हैं कि मैंने ये माना कि करंट यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से निकलता है और घूम फिरकर नेगेटिव साइड में आता है। तो जब हम KVL लगा रहे हैं, तो KVL लगाते टाइम मैंने माना कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ KVL लगाना, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहले जो टर्मिनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। और मैं घूम फिर कर वापस इसी पॉइंट पर आना चाहता हूँ, ठीक। आप ये कहेंगे नहीं जी मैं तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उससे कर लो, आपकी मर्जी है, जहाँ से चाहो वहाँ से कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ से करना है, तो यहाँ से गए तो ये तो वायर है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई इंटू आर हो गया, ठीक है। तो आपने कहा आई आर, फिर यहाँ पहुँच गए आप, इस नोड से यहाँ तक कुछ नहीं मिला, इस नोड से यहाँ तक आर मिला, तो आई इंटू आर हो गया। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये होता और मैं ऐसे चाहता, तो फिर मैं उसको माइनस आई आर लिखता, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का आई आर, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट से वापस मुझे यहाँ तक आना है, तो जब मैं यहाँ तक आऊँगा तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस ई, तो आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरा KVL लगता है, समझ गए। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पर जितने भी मैं सर्किट्स देखूँगा उसमें हमारा पर्पस क्या है कि हम जो हमारी EMF है ना, EMF को तो E लेकर चलेंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और फिर ये देखेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, और फिर ये देखेंगे कि करंट में और EMF में फेज़ कितना बन रहा है, फेज़ एंगल कितना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि करंट जो है वो इससे फाई एंगल आगे है, यानी कि फाई फेज़ आगे है, तो किसी केस में वो फेज़ कुछ फेज़ एंगल आगे होगा, किसी में वो पीछे होगा, किसी में वो इन द फेज़ होगा, यानी कि सेम एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हम देखेंगे, मुझे निकालना है आई, तो आई कैसे निकलेगा, आई कैसे निकलेगा, ये आई आर इधर है, माइनस ई को उधर ले जाइए, तो आई आर इज इक्वल टू प्लस का ई, आई आर इज इक्वल टू ई की वैल्यू डालो, E0 साइन ओमेगा टी, आर को इधर ले जाओ, E0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी, फिर कह दीजिए आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, where I0 is equal to E0 upon R, where I0 is equal to E0 upon R, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आप लिखें I0 is called maximum, I0 is called maximum or peak value of AC, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ AC। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब E था E0 साइन ओमेगा टी और I बन गया I0 साइन ओमेगा टी,
तो आप ये देखिएगा कि क्या दोनों के एंगल्स में कुछ अंतर है, उसमें भी ओमेगा टी है, उसमें भी ओमेगा टी है। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि करंट एंड ईएमएफ दे आर इन फेज विद ईच अदर, मतलब इन दोनों में कोई एंगल फेज का डिफरेंस नहीं है, तो दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो इस वजह से आप यहाँ पर कहेंगे, नोट कीजिएगा कि इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और जो ओरिजिनली लिया था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we conclude that EMF E and current I, we conclude that EMF E and current I are EMF E and current I are in same phase in a purely resistive circuit, are in same phase in a purely resistive circuit, यानी कि दोनों के दोनों एंगल सेम बनाते हैं। यहाँ पर भी ओमेगा टी बन रहा है एंगल, वहाँ पर भी ओमेगा टी, इन a purely resistive circuit। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। इधर कर सबसे पहले ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाइएगा। यहाँ पर लेंगे हम E, I, और इधर टाइम लेने की बजाय अब ओमेगा टी लेंगे। ओमेगा टी मतलब मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा टी का मतलब मैं थीटा ले रहा हूँ। थीटा मतलब हम वही जो पूरी जो साइन वेव है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले E बनाइएगा। तो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है, दैट इज E नॉट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करें E नॉट, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी भाई? E की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? जब हमारा ये वाला टर्म जो है, जब हमारा ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। तो ओमेगा टी यानी कि थीटा जब हमारा कितना हो जाएगा? π/2। क्या कुछ बोला था? 90 π/2, ये 0 हो गया, तो ये E नॉट मिल गया मेरे को। अब इसी तरीके से ये वाला कितना हो जाएगा? पाई क्यों होगा? कि भाई पाई पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप ये देखिए, ये EMF की वैल्यू बढ़ती गई मैक्सिमम पर पहुंची, फिर घटती गई मिनिमम पर आ गई। मिनिमम कितनी है? 0। भाई ऊपर या नीचे तो कहीं है ही नहीं ना, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है यानी कि 0 है। 0 का मतलब क्या है कि भाई ये जो हमारा ओमेगा टी है, ये साइन पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना, साइन 0 पाई, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारे के सारे 0 ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया। और फिर इधर 3π/2, और साइन π/2 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे ऑड मल्टीपल्स, एक्चुअली ऑड मल्टीपल्स, तो 1π/2 तो आ जाएगा आपका 1, और फिर 3π/2 आ जाएगा -1, फिर 5π/2 अगेन +1, फिर 7π/2 अगेन -1। तो जो उसके ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/2 के, वो ऑल्टरनेटली +1 -1 +1 -1 आते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा -1। तो -1 का मतलब क्या है कि ये साइन ओमेगा टी पूरा का पूरा -1 हो गया। -1 × E नॉट कितना हो जाएगा? -E नॉट। तो इसलिए ये नीचे वाली जो मैक्सिमम पीक है वो भी -E नॉट, और फिर यहाँ पर 2π पर फिर से भाई साहब 0, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो करंट है, करंट जो है वो EMF से थोड़ा सा कम ही होता है। तो और दोनों के दोनों सेम फेज में। तो सेम फेज का मतलब क्या है कि ये π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है आपको E नॉट, E जो है मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर दे रहा है, तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो π/2 पर ही देगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में है, दोनों में एंगल सेम दिखाई दे रहा है। तो बस मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी अलग है, तो इसको बोल्ड लाइन से दिखा देना और इसको डॉटेड लाइन से दिखा देना, ऐसे। तो ये आपका जो है, ये कितना हो गया?
ये हो गया जी आई नॉट, और ऐसे ये नीचे वाला ये हो गया माइनस का आई नॉट। ठीक है, इधर आप रिप्रेजेंट करें, इधर लिखिएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो डॉटेड वाला है इस पर लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिगर ए इसमें लिखना करंट एंड ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। उसके बाद फिर फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। फेजर डायग्राम में पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक क्वाड्रेंट में दिखा देंगे बस। ठीक है, एक क्वाड्रेंट हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेकर चलते हैं, तो वो चारों क्वाड्रेंट यानी कि पूरा सर्कल बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती फेजर डायग्राम में। तो देखिएगा मैं यहाँ पर लूँगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। तो हम अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखते हैं। अपनी कन्वीनियंस हमारी क्या है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा दो बस। तो हमारे पास हर एक उसमें रिलेशन में, हर एक डेरिवेशन में हम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेकर चलेंगे। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को मैं जानबूझकर हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाऊंगा। यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं। तो आप बना दीजिए, ये आपका यहाँ पर आप लिखेंगे ई नॉट, इधर लिख दो ई नॉट और यहाँ पर एंगल बनाइएगा ओमेगा टी। ई नॉट और यहाँ पर एंगल बनाइएगा ओमेगा टी। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि ये क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर होता है। तो वेक्टर ऐसी चीज होती है जिसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो है, जो एंगल जिसके साथ बना रहा होता है उसके साथ वाला कंपोनेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूंगा तो ये बन जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। मुझे कॉस वाले से मतलब नहीं है, मुझे तो साइन वाले से मतलब है। तो भाई साइन वाला कहाँ बनेगा, साइन वाला ये बनेगा वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है भाई ये वाला हमारा क्या बन गया, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये जो वर्टिकल वाला है ये क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वेक्टर को पैरेलली कितना भी मूव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला वेक्टर है यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक वाला ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे शो करें। और करंट की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से थोड़ी सी कम होती है एंड दे आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब कि जो हमारा करंट है वो भी ओमेगा टी ही एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आप शो करें आई नॉट। आई नॉट का भी जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो आगे भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, वर्टिकल से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं साइन ही लेकर चल रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों के दोनों सेम फेज में है। तो आपको यही बनाकर दिखाना है। यहाँ पर लिखेंगे फिगर बी, फेजर डायग्राम for a purely resistive circuit. ये बना दीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। गुनीत यहाँ तक क्लियर है? गुनीत है ही, गुनीत ही क्लियर है। चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ उधर से। नोट करिएगा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर।
AC सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये फिगर शोज एन इंडक्टर shows an inductor of inductance capital L, inductance capital L, connected to a source of alternating EMF, connected to a source of alternating EMF, alternating EMF, EMF E given by E is equal to E naught sin omega t। इससे पहले वाले रिलेशन में जैसे E naught sin omega t को हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया था, यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। फिगर शोज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एंड फिगर बनाइएगा। अब सर्किट डायग्राम में केवल इंडक्टर है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपने एक ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का सोर्स बना दिया। यहाँ लिख दीजिएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। फिर वही यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि करंट यहाँ से ऐसे निकल रहा है तो ऐसे निकल रहा है, तो ये L है तो इसमें करंट ऐसे ही जाएगा, आई सीधा सीधा ऐसे जाएगा। नोट कीजिएगा, we assume that the inductor has negligible resistance we assume that the inductor has negligible resistance. We assume that the inductor has negligible resistance, full stop. Thus the circuit is purely inductive AC circuit. Thus the circuit is purely inductive AC circuit. Purely inductive AC circuit. Purely inductive AC circuit। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है। इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप आपको याद रखना है, ये हमेशा होती है L di/dt। ये जो L है ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, तो ये हमेशा L di/dt होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम जानते हैं ना कि कोई भी अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी भाई, करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी। अगर इंडक्टेंस में मेरे को निकालना है कि इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, तो L × di/dt ये हमको करना होता है, ठीक है। ये इससे पिछले वाले चैप्टर में ही कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं इसका। तो आप ये देखिएगा कि अब आपकी मर्जी है जहाँ से चलना चाहें आप फिर से KVL लगाइए, लिखिएगा अप्लाइंग KVL in this circuit जहाँ से चलना हो चलो, मैं यहाँ से चलता हूँ, चलिए यहाँ से चलूँगा तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेगा, माइनस ई भाई। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज लॉ का मतलब क्या है, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप ही लेते चलेंगे हम। तो माइनस ई आ गया, फिर आगे चलिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर मैं जानता हूँ कि इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हमारा L di/dt होता है,
ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं तो प्लस का एल डी आई बाई डी टी, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी हो जाता। तो प्लस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आई कैसे निकालेंगे कि भाई आई वाले टर्म को एक तरफ रख लो आप, तो एल डी आई बाई डी टी ये हो गया, माइनस ई को उधर ले जाइए, ई हो गया। अब क्या करिए, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं तो आई निकालना चाहता हूँ, तो डी आई को छोड़ दो बस इधर, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो ये एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, ई नॉट अपॉन एल और साइन ओमेगा टी डी टी इधर चला जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से आपको समझ में आ गया, डी आई इधर आ गया, डी टी इधर आ गया, तो इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो जैसे डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है तो डी आई का इंटीग्रल आई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे आई निकालना है। हमें हर सर्किट में क्या करना है, हर सर्किट में ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी मानकर इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा, और फिर केवीएल लगाने के बाद में फिर मुझे आई निकालना है हर केस में। तो यहाँ पर डी आई इधर रह गया तो मैं आई निकालना चाहता हूँ। रेंज क्या होगा? रेंज बताओ क्या होगी? 0 से टी रखेंगे। रेंज जो है इसमें आप एक काम करिएगा कि हम क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पर ना जो ये ओमेगा टी है मैं इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। अब वो रेंज कितनी भी हो मैं उसकी रेंज की अभी परवाह नहीं कर रहा। मैं क्या करूँगा, मैं बस इसको सीधा सीधा पहले इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, फिर रेंज देखते हैं कि रेंज कैसे ली जाएगी। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया डी आई का, और ऐसे ही इंटीग्रेशन कर दिया इसका ई नॉट अपॉन एल का, और साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट है भाई, टी के अलावा जो भी टर्म है वो सब कुछ कांस्टेंट है क्योंकि डी टी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आई के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पर डी आई, तो डी आई का इंटीग्रल क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, तो कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन उसके बाद क्या है कि ये जो मुझे तो डी टी था तो मुझे ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है। ओमेगा टी का डिफरेंशियल हो जाएगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, और फिर वो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा, और प्लस सी लिख दो यहाँ पर, सी बल्कि कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट लिखो क्योंकि सी में सी इज फॉर कैपेसिटर, तो यहाँ पर मैं फिजिक्स में सी यूज़ नहीं करूँगा। ठीक, तो अब आप ये क्या करें, माइनस अलग निकाल लो, ओमेगा अलग निकाल लो, तो आई इज इक्वल टू हो गया उसके बाद क्या है कि जब भी कभी हमारे पास कोई टर्म होता है ना, जैसे साइन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो साइन का इंटीग्रल तो हो गया ओमेगा टी, मतलब कॉस हो गया, माइनस कॉस हो गया। उसके बाद जो ये ओमेगा टी है ना, अगर सिर्फ टी होता तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ और यहाँ अंदर वाली टर्म है ओमेगा टी, तो मुझे ओमेगा टी को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मान लीजिए ए एक्स होता है और उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ए कॉन्स्टेंट है और एक्स का डिफरेंशियल 1, ऐसे ही अब ओमेगा टी है तो मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट, तो ओमेगा कांस्टेंट और टी का डिफरेंशियल 1, तो केवल ओमेगा बच गया। तो वो जो ओमेगा आया ना, मतलब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करके ओमेगा आ गया, उससे डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करा जाता है। तो बस ये याद रखना कि हमने साइन का कर दिया माइनस कॉस और फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करा, जो आया उसको डिवाइड में लेकर चले गए। तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा है, और बस यही वाला रूल याद रखना, और तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा रूल याद रखने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। आपके लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है, बायो वालों को बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा रूल आपको याद नहीं रखना, ठीक। तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा है और कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट, इतना हो गया, ठीक है, इतना नोट करिए। उसके बाद फिर इसकी रेंज मुझे कौन सी लेनी है, इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करना है, और कांस्टेंट की वैल्यू हम 0 लेंगे तो क्यों लेंगे,
ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। और कल शाम को वही आप देख लेना 6:30-7 बजे के आसपास मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूँगा, 9 बजे क्लास रखूँगा। 90 माइनस ओमेगा टी कर दिया। 90 माइनस ओमेगा टी आप लोग कंफर्टेबल हो, बाकी वालों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? तो वो मैं समझाऊँगा। चलिए जी, इतना ही कर दीजिए आप। मैंने इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करा, थर्ड है, लेकिन मैं आगे तक चल चुका हूँ, मैं 5वीं या 6वीं तक